बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नाम प्रस्तावित करने का आज आखिरी दिन। 19 जून को होगा चुनाव। 17वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण आज भी रहेगा जारी। बाकी बचे 222 नवनिर्वाचित सदस्य लेंगे शपथ। ओडिशा की 3, गुजरात की 2 और बिहार से राज्यसभा की 1 सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना आज। 6 सीटों के लिए 25 जून तक नामांकन और 5 जुलाई को मतदान। गुजरात की 2 सीटों के अलग अलग उपचुनाव के निर्वाचन आयोग के फैसले को प्रदेश कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। बिहार में दिमागी बुखार से अब तक 129 बच्चों की मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर का दौरा कर हालात की करेंगे समीक्षा। पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्च उठाने का ऐलान। केंद्र का अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए उच्च स्तरीय दल भेजने का फैसला। राज्य में भीषण लू से 75 से ज्यादा मौतों के बाद 22 जून तक सभी स्कूल बंद करने का आदेश। आम सहमति से बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर जेपी नड्डा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कहा, उनके नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की मेहनत से बीजेपी जीतती रहेगी जनता का विश्वास। अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार की कल्याणकारी नीतियों और संगठन की विचारधारा को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का करेंगे काम। जेपी नड्डा ने कहा, कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत बनाने की होगी कोशिश। और क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश की शानदार जीत। वेस्टइंडीज को 7 विकेट से दी मात। 124 रन बनाने वाले शाकिब अल हसन मैन ऑफ द मैच। मैनचेस्टर में इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला आज। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संसद सत्र की। नई सरकार के गठन के बाद 17वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। इससे पहले सोमवार को 17वीं लोकसभा के पहले सत्र की कल शुरुआत हो गई, जो 26 जुलाई तक चलेगा। संसद का यह सत्र 40 दिनों तक चलेगा और इसमें लोकसभा की 30 बैठकें और राज्यसभा की 27 बैठकें होंगी। 17वीं लोकसभा की पहली बैठक के मौके पर शुरुआत में थोड़ी देर के लिए मौन रखा गया। लोकसभा महासचिव चुनाव आयोग की तरफ से पेश 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की सूची सभा पटल पर रखी। लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नाम प्रस्तावित करने का आज आखिरी दिन है। इसके लिए प्रस्तावों की सूचनाएं आज दोपहर 12 बजे से पहले दी जा सकती हैं। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 7 के उपनियम 1 के तहत राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए 19 जून का दिन तय किया है। लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन से पहले नई लोकसभा के दौरान प्रोटेम स्पीकर सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। 17वीं लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले कल बीजेपी सांसद वीरेंद्र कुमार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। इस दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार नए अध्यक्ष के चुनाव तक सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं 17वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण आज भी जारी रहेगा और बाकी बचे 222 नवनिर्वाचित सांसद सदस्यता की शपथ लेंगे। पहले दिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय मंत्रियों ने शपथ ली और इनके अलावा 20 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के सांसदों ने भी शपथ ली। 17वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा सदस्यता की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लगातार दूसरी बार सांसद चुनकर आए हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पैनल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के सुरेश, बृजभूषण शरण सिंह और भर्तृहरि मेहताब ने सदस्य के तौर पर शपथ ली। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा सदस्यता की शपथ ली। राजनाथ सिंह लखनऊ से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा सदस्यता की शपथ ली। वो गांधीनगर सीट से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। मैं अमित अनिल चंद्र शाह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा सदस्यता की शपथ ली। वो नागपुर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कन्नड़ भाषा में लोकसभा सदस्यता की शपथ ली। साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने लोकसभा सदस्यता की शपथ ली। मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा सदस्यता की शपथ ली। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा सदस्यता की शपथ ली। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री अरविंद सावंत, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह समेत केंद्रीय मंत्रियों ने लोकसभा सदस्यता की शपथ ली। इसके बाद सांसदों को उनके राज्यों के क्रमवार के हिसाब से शपथ दिलाई गई। वायनाड से चुनकर आए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 20 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश के सांसदों को शपथ दिलाई गई। बाकी सांसदों को आज शपथ दिलाई जाएगी। इस समय सीधा हम रुक करेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू का। मोहम्मद फातेह टीपू, हमने देखा कल बेहद दिलचस्प तस्वीरें आई जब सदस्यता की शपथ तमाम सांसद ले रहे हैं। आज भी ये क्रम आगे जारी रहेगा। किस तरह से कार्रवाई आज आगे बढ़ेगी और खास तौर से आज लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए भी नाम प्रस्तावित करने का आखिरी दिन है? बिल्कुल प्रीति, 17वीं लोकसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। जो बचे हुए सांसद हैं, नौ निर्वाचित सांसद हैं, उनको शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार इनको शपथ दिलाएंगे और जो लोकसभा स्पीकर के लिए जो नामांकन होगा उसका भी आज आखिरी दिन है। देखिए, प्रोटेम स्पीकर की बात अगर हम करें तो पहले भी चाहे वो जीवी मावलंकर से लेकर के सोमनाथ चटर्जी तक जो लोग कुछ नाम ऐसे मिसाल रहे हैं जो प्रोटेम स्पीकर भी थे और बाद में स्पीकर के पद को भी उन्होंने संभाला। तो फिलहाल इसका भी नामांकन का आखिरी दिन है। उसके अलावा सरकार की जो कोशिश है प्रीति, वो पूरी तरह से है कि जो लंबित विधेयक रहे हैं पिछले कार्यकाल में, जो संसद का महत्वपूर्ण जो समय, सत्र का जो महत्वपूर्ण समय जो हंगामों के भेंट चढ़ गया था, उसमें सरकार की कोशिश ये है कि तमाम महत्वपूर्ण लंबित विधेयक को पारित कराया जाए इस सत्र में। और खासकर ऐसे बिल जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है वो भी सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, संयुक्त सत्र को जब राष्ट्रपति संबोधित करेंगे तो उसमें सरकार की काफ़ी जो रणनीति है, जो कार्य योजना है, उसका खुलासा हो जाएगा। फिलहाल आज
जो तमाम सांसद जो बचे हुए हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद अगर हम सत्र की बात करें तो 40 इस सत्र में 40 जो दिन होगा जिसमें 30 बैठकें होंगी और सरकार की पूरी कोशिश है कि विपक्ष को भी वो साथ लाए। और संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी ने लगातार विपक्षी नेताओं से संपर्क साधा है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बयान की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा है कि नंबर मायने नहीं रखता है, लोकतंत्र में विपक्ष का होना ही एक मजबूती की बात है, विपक्ष है यही काफ़ी है। लिहाजा विपक्ष सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो बिल हैं, उनको पास कराए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फातिह टीपू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, संसद भवन परिसर से हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। और 17वीं लोकसभा के पहले सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से खास बातचीत की राज्यसभा टीवी ने। तो सर, ये 17वीं लोकसभा जो है वो शुरू हो गया है कामकाज आपका, और बहुत भारी भरकम एजेंडा है। खासतौर पर आप विधायी मामलों को भी ले लें, बजट भी है और बहुत सारे विषय हैं जिन पर चर्चा होनी है। अगर पिछले अतीत में जाएं तो अपोजिशन का रवैया बहुत सकारात्मक नहीं रहा है, ठीक से नहीं चला। इस बार मैं देख रहा हूँ काफ़ी कोशिश की है आपने, सोनिया गांधी से लेके गुलाम नबी आज़ाद तक अपोजिशन लीडर से मिले हैं। क्या उम्मीद है सर आपको? मैं उम्मीद तो है सबसे, मेरा मुलाकात भी हुआ है, मैं रिक्वेस्ट भी किया हूँ जी। ये चुनाव में तू मैं हो गया है अभी जी जी। अभी तो समय है काम करने का। अभी ऐसे बहुत बड़े चुनाव भी नहीं हैं जी जी। ऐसे 3 राज्य का है, लेकिन अभी टाइम है इसके लिए। जी। इसके लिए जब चुनाव नहीं है, ये शांति काल है, कम से कम ये शांति काल में हम सब बैठ के जी वार्तालाप करके, चर्चा करके, जो कुछ भी एजेंडा हम पुश करना चाहते हैं देश के हित के लिए, लोगों के हित के लिए, उसके लिए मैंने उनका सहयोग मांगा हूँ। कंटिन्यूसली वी आर रिक्वेस्टिंग देम। इवन टुडे सम ऑफ द पीपल इन द हाउस इटसेल्फ आई हैव टोल्ड देम, आई हैव रिक्वेस्टेड देम। जी, तो आपको लग रहा है कि जो बहुत सारे जो विधायी काम है, बिल्स वगैरह जो पेंडिंग है, वो इसमें इस बार उनको एक आकार मिल सकता है? मैं तो आशावादी हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ जी। मैं तो पूरा कोशिश में लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी। ऐसे तो सबको कन्विंस करने का भी हमारा गवर्नमेंट का कर्तव्य है, रीच आउट होना ये हमारा कर्तव्य है, हम तो कर रहे हैं, देखेंगे क्या होता है। जी, बहुत धन्यवाद सर। वहीं ओडिशा के 3, गुजरात की 2 और बिहार से राज्यसभा की 1 सीट के उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 6 सीटों के लिए नामांकन 25 जून तक होगा। 26 जून को नामांकन पत्रों की जांच और 28 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5 जुलाई को राज्यों के विधानसभाओं में मतदान होगा। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। बिहार की 1 सीट राज्यसभा सांसद रविशंकर प्रसाद के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण खाली हुई है। वहीं गुजरात की 2 सीटें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के 17वीं लोकसभा के लिए चुने जाने के कारण रिक्त हो गई हैं। इस बीच गुजरात की 2 सीटों के अलग अलग उपचुनाव के निर्वाचन आयोग के फैसले को प्रदेश कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और खबर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लेकर, बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है। कल दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। तभी से इस बारे में कयास लग रहे थे। माना जा रहा था कि जेपी नड्डा को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला इसी कड़ी में शामिल है। जेपी नड्डा इसके आखिर तक यानी दिसंबर तक बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए दिसंबर में चुनाव होना है। ये आग्रह था कि नहीं, हमारी व्यस्तता इतनी अधिक रहेगी कि मैं ईमानदारी से अपने इस दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए पूरे संसदीय बोर्ड ने मिलजुल कर यह फैसला किया है कि अब श्री जगत प्रकाश जी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। जेपी नड्डा के बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि जेपी नड्डा पार्टी के परिश्रमी कार्यकर्ता है, जो अपनी मेहनत और संगठनात्मक कौशल के बूते इस ओहदे पर पहुंचे हैं। वो विनम्र और मिलनसार हैं। पूरे भाजपा परिवार में उनका सम्मान है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मुझे विश्वास है कि अमित शाह और जेपी नड्डा के नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम से
बीजेपी जनता का विश्वास इसी तरह जीतती रहेगी और समाज की सेवा करती रहेगी। हम एक मजबूत, विकसित और समग्र भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी जेपी नड्डा के बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पार्टी निरंतर सशक्त होगी और हम मोदी सरकार की कल्याणकारी नीतियों और संगठन की विचारधारा को देश के कोने कोने में पहुंचाएंगे। जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने लिखा कि आपका मार्गदर्शन हमेशा से उनके लिए प्रेरणादायी रहा है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी को देश के लोगों से बड़े पैमाने पर समर्थन मिला है। जेपी नड्डा ने कहा कि मैं पार्टी को उसके कार्यकर्ता के तौर पर मजबूती देने की कोशिश करूंगा। पार्टी के लिए काम करना मेरे लिए साधना के समान है। अमित शाह को धन्यवाद देते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी ने नई ऊंचाइयों को छुआ है जो अनुकरणीय है और इसी तरह से वो भी पार्टी की सेवा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के महासचिवों की एक बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी के अलग अलग राज्यों में होने वाले संगठनात्मक चुनाव में कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। वहीं यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने आवास पर कांग्रेस संसदीय रणनीति संगठन की बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर चल रहा है। और बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की। बिहार में एक तरफ भीषण गर्मी के कहर से लोगों की लगातार मौत हो रही है, तो दूसरी तरफ इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी दिमागी बुखार बच्चों के लिए जानलेवा बना हुआ है। बिहार में दिमागी बुखार से मरने वाले बच्चों की तादाद तकरीबन 129 हो गई है। मुजफ्फरपुर से सटे पूर्वी चंपारण जिले में भी बीमार बच्चों की निगरानी के लिए प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर का दौरा करके हालात की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों के इलाज का पूरा खर्च वहन करेगी। साथ ही राज्य सरकार निजी अस्पतालों में बच्चों का इलाज करा रहे परिवारों के खर्च की भी भरपाई करेगी। पटना में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में दिमागी बुखार के खतरे से निपटने के लिए कई उपायों पर चर्चा की गई। वहीं केंद्र ने दिमागी बुखार के मद्देनजर बिहार में एक और उच्च स्तरीय दल तुरंत भेजने का फैसला किया है। ये दल मुजफ्फरपुर में अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्य करेगा। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिमागी बुखार से बच्चों के मौत पर स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव और बिहार सरकार के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। आयोग ने जापानी बुखार से निपटने और स्थिति को काबू में करने के लिए उठाए गए कदमों पर 4 हफ्ते में जानकारी देने को कहा है। दूसरी तरफ गर्मी ने भी लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। भीषण गर्मी के चलते बिहार में 75 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गर्मी और लू के चलते बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को 22 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। इस बारे में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। बच्चों को गर्मी और लू के प्रकोप से बचाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वहीं पश्चिम बंगाल में पिछले 1 हफ्ते से जारी डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने से मरीजों ने राहत की सांस ली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। डॉक्टर बातचीत से संतुष्ट दिखे और इसके बाद उन्होंने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने सरकारी अस्पतालों में शिकायत निवारण सेल बनाने की सरकारी डॉक्टरों की मांग मान ली है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा को प्रत्येक अस्पताल में एक नोडल पुलिस अधिकारी तैनात करने को भी कहा है। और अब खबर बजट से जुड़ी खास कवरेज की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिया है कि कृषि क्षेत्र के मुद्दे, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। करीब 2 हफ्ते बाद 5 जुलाई को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जाएगा। कृषि विशेषज्ञों को उम्मीद है कि किसानों की आय दुगना करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में फोकस कर सकती है। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके चलते पिछले 5 साल में कृषि के लिए बजट दुगना हो गया है। साल 2018-19 में इस क्षेत्र के लिए 57,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था।
2022 तक किसानों की आय दुगना करने के सरकार के लक्ष्य को देखते हुए आम बजट किसान केंद्रित होने की उम्मीद है। खेती किसानी की कई मुश्किलों में सिंचाई बड़ी समस्या है। मॉनसून की कमी और पानी के ज्यादा इस्तेमाल का नतीजा है कि देश के 91 प्रमुख जलाशयों के कुल भंडारण क्षमता का मात्र 21% हिस्सा बचा है। कृषि क्षेत्र में 80% ताजे पानी की खपत है। इसलिए विशेषज्ञ बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने की मांग कर रहे हैं। The surface water availability is a must for keeping the biodiversity and the health of the agricultural systems in proper shape. So that is, I think, one of the biggest issue. Irrigation has become a big issue, and this has to be looked into from different perspectives. व्यापार संवर्धन परिषदों ने सरकार से खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान देने का आग्रह किया है। साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की मांग की है। Our thrust is on organic farming. We should promote it. We should incentivize it. Or else we will just end up being where we are today. We won't progress. The doubling of the growth by 2022 is the Prime Minister's vision. I believe that is possible only if we promote contract farming, we promote incentives on organic foods. And of course, MOPI has done a lot by incentivizing up to 75% of the investments in food parks. सरकार ने पहले ही सभी 14.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना की मदद देने के निर्णय को लागू कर दिया है। कृषि क्षेत्र की देश के सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी महज 18% है, लेकिन देश की आधी आबादी यानी 60 करोड़ लोग इसमें लगे हुए हैं। देश की करीब 69% यानी 83 करोड़ से ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। ऐसे में आगामी बजट में सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र को विशेष तरजीह देने की उम्मीद है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गुजरात में चक्रवाती तूफान वायु के असर से उत्तर गुजरात के कच्छ, पाटन, बनासकांठा और साबरकांठा जिलों में तेज बारिश हो रही है। कच्छ की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से कच्छ जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मोरबी और सुरेंद्रनगर जैसे आसपास के जिलों में भी सुबह से हल्की बारिश हो रही है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं उत्तरी और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश से कुछ राहत मिली है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई दिनों से जारी गर्मी के बाद लोगों को राहत मिली है। देर शाम को जगहों पर जमकर बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के 21 जून को महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। मानसून दक्षिण कोंकण और गोवा में 21 तो पूरे महाराष्ट्र में 24 या 25 जून को छाएगा। मानसून के इस महीने के आखिर तक कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के बाकी हिस्सों, ओडिशा और पूर्वोत्तर में पहुंचने का अनुमान है। शिमला, धर्मशाला, डलहौजी समेत हिमाचल प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया। उत्तरी सिक्किम में बादल फटने के बाद भारी बारिश हो रही है। 60 पर्यटक फंसे हुए हैं। मौसम साफ होने के बाद पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाएगा। वहीं बात करें कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, तो चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में एक के बाद एक भूकंप के 5 झटके महसूस किए गए। इनमें से एक की तीव्रता 6 थी। दूसरे भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। भूकंप से मरने वालों की तादाद 11 हो गई है और 122 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र यिबीन शहर के बाहरी इलाके में 16 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। और अब बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। बात क्रिकेट विश्व कप की करें तो इंग्लैंड में खेले जा रहे आईसीसी विश्व कप में टॉन्टन में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज की टीम ने बांग्लादेश के सामने 322 रन की चुनौती रखी, जिसे उसने शाकिब अल हसन ने 124 रन और लिटन दास ने 94 रनों की उम्दा पारियों की बदौलत
8.3 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। विश्व कप में आज मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला अफगानिस्तान के साथ होगा। दोनों टीमों के बीच आज दोपहर 3 बजे से मैनचेस्टर में मैच खेला जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी करके सेतु बंध आसन के फायदे बताए हैं। फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही और हम आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं इस वीडियो के साथ। देखिए इस आसन के क्या फायदे हैं। नमस्कार। सेतु बंधासन। सेतु बंध का अर्थ है पुल बनाना। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक पुल की तरह होती है। इस आसन को चतुष्पदासन भी कहा जाता है। सबसे पहले आप अपने पैरों के बीच आरामदायक अंतर बनाते हुए अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अपनी दोनों हथेलियों को जमीन पर इस प्रकार रखें कि उनका मुख आसमान की तरफ हो। इस आसन को शवासन कहा जाता है। अब अपने दोनों पैरों को जोड़ें, फिर अपने पैरों को मोड़कर अपने कूल्हों के पास ले आएं। फिर अपने दोनों टखनों यानी एंकल्स को अपनी हाथों से मजबूती से पकड़ें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने कूल्हों को जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं, जिससे आपका शरीर एक सेतु यानी पुल का आकार ले ले। सुनिश्चित करें कि आपका सर और कंधे जमीन पर हों और आपके घुटने और पैर एक ही सीध में हों। इस अंतिम मुद्रा में अगर आप चाहें तो अपने हाथों से अपनी कमर को सहारा दे सकते हैं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक रहें। ये आसन पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। यह आपके पेट की अंदरूनी अंगों में खिंचाव लाकर पाचन क्रिया में सुधार लाता है और आपको कब्ज से मुक्ति दिलाता है। सेतु बंधासन हृदय संबंधी कार्यों में सुधार लाता है। यदि आपको अल्सर और हर्निया जैसी बीमारियां हैं तो ये आसन ना करें। गर्भवती महिलाओं को ये आसन सावधानी से और पर्यवेक्षण के तहत करना चाहिए। 10 से 30 सेकंड तक सेतु बंधासन में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कूल्हों को वापस जमीन पर लाएं और अपने टखनों को छोड़ते हुए पुनः शवासन की मुद्रा में आ जाएं और विश्राम करें। नियमित रूप से सेतु बंधासन करने से आपको अवसाद यानी डिप्रेशन और व्यग्रता यानी एंजाइटी से मुक्ति मिलती है।